नमस्कार, मैं हूं दीपाली नंदा। हम एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं आपकी कमाई बढ़ाने वाला पर्सनल फाइनेंस का हमारा स्पेशल शो योर मनी, जिसमें हम आपको ना सिर्फ बचत करना बताते हैं बल्कि अपनी बचत पर आप मोटा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं ये गुण भी हम आपको सिखाते हैं। तो अगर आप भी योर मनी में कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो बेझिझक हमें आप ईमेल कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए हमारा आईडी है yourmoney@nw18.com और साथ ही आप हमें 7045220000 पर अपना सवाल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें, इसके अलावा योर मनी फेसबुक और एक्स पर भी लाइव है। आप हमें यहाँ पर भी अपना सवाल भेजें और हमेशा की तरह हमारी कोशिश यही रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा दर्शकों के सवालों का जवाब हम अपने एक्सपर्ट से लें। और आज योर मनी में हमारे साथ है रूपी विद ऋषभ इन्वेस्टमेंट के फाउंडर ऋषभ देसाई। ऋषभ, बहुत बहुत स्वागत है आपका योर मनी में। और ऋषभ जी से हम जाहिर तौर पर चर्चा करेंगे अपने दर्शकों के पोर्टफोलियो पर, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह जो योर मनी की यूएसपी है कि हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आते हैं जो सीधा निवेशकों के हित से जुड़ा हुआ है। इसी सिलसिले में आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है रुपी वर्सेस डॉलर। किस में निवेश करना चाहिए, कहाँ निवेश करना आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है, ये टॉपिक हमने इसलिए चुना है क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं एक तरफ जो रुपया है वो कमजोर हो रहा है और वहीं डॉलर मजबूत होता हुआ दिख रहा है। ऐसे माहौल में कई एक्सपर्ट्स भी कहने लगे हैं कि डॉलर में निवेश करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन क्यों? क्या सच में आम निवेशक को डॉलर में पैसा लगाना चाहिए, और अगर हाँ तो आम निवेशक कैसे डॉलर में निवेश कर सकते हैं, और साथ ही हम जानेंगे कि इससे जुड़े रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं। सभी मुद्दों पर बात करेंगे ऋषभ से। तो ऋषभ, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि हम देख रहे हैं जो रुपी वर्सेस डॉलर की बात की जा रही है, इस तरह का जो स्थिति है, जो माहौल है, आखिर इसके पीछे आप वजह क्या मानते हैं, और ऐसे में जो आम निवेशक है उन्हें इस स्थिति में क्या डॉलर की तरफ बढ़ना सही रहेगा? दीपाली जी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे शो पर बुलाने के लिए। आपने बहुत करेक्टली पुट किया कि ओवर द पास्ट मेनी इयर्स, एक्चुअली कुछ साल से नहीं, कुछ डेकेड से डॉलर काफी स्ट्रेंथन हो रहा है अगेंस्ट द इंडियन रूपी। इसका एक छोटा सा डेटा पॉइंट में दे देता हूं मैं। देखिए, सिंस लिबरलाइजेशन 1991 में करीबन 35 साल में डॉलर अराउंड 5% स्ट्रेंथन हुआ है ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। 1991 में करीबन इंडियन रुपी वाज 17 टू 1 यूएस डॉलर। आज हम देख रहे हैं करीबन 95 चल रहा है टू 1 यूएस डॉलर। तो ओवर द पास्ट 35 years on a year on year basis, Indian rupee has depreciated around 5% annually. अगर हम 5 year, 10 year, 15 year और 20 year का भी रोलिंग रिटर्न्स का विंडो ले ले करेंसी डेप्रिसिएशन का, पर्टिकुलरली इंडियन रुपी का जो डेप्रिसिएशन है अगेंस्ट यूएस डॉलर, वो भी करीबन 3 से 5% का डेप्रिसिएशन दिखाता है ईयर ऑन ईयर। नंबर 2, एक मैं 15 इयर्स का एक डेटा दे देता हूं दीपाली जी। मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपैरिजन किया निफ्टी 500 का, जो कि इंडियन इंडेक्स है, और S&P 500 जो कि यूएस का जो इंडेक्स है। निफ्टी 500 ने करीबन 11.7% CAGR रिटर्न्स दिया 15 साल में, एज ऑन 31 मार्च 2026। ओके, और यही 15 साल में जो रुपी जो डेप्रिशिएट हुआ है अगेंस्ट डॉलर, वो करीबन 5% एनुअल बेसिस पे डेप्रिशिएट हुआ है। अगर मैं इसको थोड़ा एब्सोल्यूट टर्म्स में समझाने जाऊं तो जो निफ्टी 500 इंडेक्स है वो अराउंड 424% रिटर्न्स दिया है। मगर उसको अगर हम डॉलर टर्म्स में कन्वर्ट करने को चाहे तो रुपी ने 109% डेप्रिसिएशन दिया है एब्सोल्यूट टर्म्स में। सो अगर मैं डॉलर टर्म्स में मैं रिटर्न्स में गिनने को जाऊं मैं, तो करीबन 324% एब्सोल्यूट रिटर्न्स आ जाता है। सो जो हेडलाइन जो रिटर्न्स है रुपी टर्म्स में तो बहुत अच्छा दिखता है, मगर अगर हम उसको डॉलर टर्म्स में कन्वर्ट करने को चाहे तो वो ड्रामेटिकली कम हो जाता है। उसको अगर मैं CAGR रिटर्न्स में अगर मैं 15 साल का मैं डॉलर टर्म्स में गिनने को चाहूं तो करीबन 7 to 8% डॉलर टर्म्स में रिटर्न्स दिया है, विच इज वेरी लो इन माय हम्बल ओपिनियन। अभी ये क्यों हो रहा है दीपाली जी? देखिए, जो रुपी का जो डेप्रिसिएशन है, इट इज एक्चुअली मैकेनिक्स आर वेरी स्ट्रक्चर, एक्सीडेंटल नहीं है। इसके 3 मुख्य कारण है दीपाली जी। नंबर 1, इंडिया का जो इंपोर्ट्स है आर मच मोर हायर देन इंडिया का एक्सपोर्ट्स। नंबर 2, इंडिया इंपोर्ट्स अराउंड 85 to 90% ऑफ इट क्रूड ऑयल नीड्स
और ये जो क्रूड ऑयल है वो डॉलर टर्म्स में ट्रेड होता है एक ग्लोबल मार्केट्स में। सो जब हम क्रूड ऑयल खरीदी करने को जाते हैं तो हमें उसको इंडियन रुपीस में नहीं, उसको डॉलर में खरीदी करना पड़ता है, और 80 to 85% अपना जो क्रूड ऑयल नीड्स है वो डॉलर टर्म्स में हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। मैंने जो पहले भी कहा था कि हमारे कंट्री में इंपोर्ट्स ज्यादा है, एक्सपोर्ट्स कम है। जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है फाइनेंशियल ईयर 25-26 का जो ट्रेड डेफिसिट है वो करीबन 330 बिलियन डॉलर्स के आसपास ट्रेड डेफिसिट हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली डॉलर का जो वैल्यू है, डॉलर का जो डिमांड है ग्लोबल मार्केट्स में इंक्लूडिंग इंडिया काफी ज्यादा है कंपेयर टू इंडियन रुपीस। सो ऑल इन ऑल पुट टुगेदर हमारे कंट्री से डॉलर्स काफी बाहर जा रहे हैं, हमें काफी इंडियन रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करके उसको आउटफ्लो करना पड़ता है। उसके कारण इंडियन रुपी काफी हद तक ओवर द पास्ट फ्यू डेकेड्स डेप्रिशिएट होते नजर आ रहा है। दीपाली जी, तो सर आपने बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया कि ये जो कमजोरी रुपए में हम देख रहे हैं इसके पीछे वजह क्या है, और जो कंपैरिजन आपने रिटर्न के हिसाब से बताया जिसमें हमने देखा कि रुपये में डिप्रिसिएशन कितनी हद तक आगे जाता हुआ दिखता है। सर ऐसे में जो सवाल है निवेशकों के मन में वो ये कि अगर वो चाहें तो किस तरह से डॉलर में निवेश कर सकते हैं। अभी अगर हम देखें तो FDIC यूएस स्टॉक जैसे ETF की बात करें, S&P 500 हो गया, गोल्ड ETF जो डॉलर में ट्रेड करते हैं, ये जो तमाम ऑप्शंस है इसमें से भी क्या कुछ साइडलाइन किया जा सकता है कि ये ऑप्शन आपके लिए बढ़िया साबित होगा? दीपाली जी, इसको मैं दो पार्ट में मैं ब्रेक डाउन कर देता हूं। देखिए, नंबर वन, अगर आपको डॉलर में डाइवर्सिफिकेशन चाहिए तो आप इक्विटी वाया, जो कि आपने जो करेक्टली पुट किया कि S&P 500 जो कि जो यूएस का जो इंडेक्स है, नैस्डैक 100 जो कि अगेन यूएस का जो इंडेक्स है, आप उसमें निवेश कर सकते हो। नंबर टू, आप यूएस में रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप रीट्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, राइट। और नंबर थ्री, आप फिक्स्ड इनकम और गोल्ड, जो कि जो डेट फिक्स्ड डिपॉजिट्स और डेट इंस्ट्रूमेंट्स है यूएस के, उसमें आप निवेश कर सकते हो, और आप गोल्ड में भी आप निवेश कर सकते हो। तो आपको ओवरऑल डॉलर का डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा। अभी आप इसका दूसरा पार्ट है कि अभी इक्विटी, गोल्ड, फिक्स्ड इनकम, रियल एस्टेट, इसमें मैं निवेश कैसे करूं, राइट। सो इसमें तीन रूट से दीपाली जी इन्वेस्टर्स निवेश कर सकते हैं। नंबर वन, एक तो म्यूचुअल फंड का रूट है। म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इंडेक्स फंड्स, ETF, आप कंफर्टेबली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। नंबर टू, आप गिफ्ट सिटी के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और नंबर थ्री, जो LRS रूट है, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम का जो रूट है, जो कि अराउंड $250,000 का इन्वेस्टमेंट अलाउ करता है, आप उसमें से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। देखिए, LRS जो रूट है उसमें टिकट साइज काफी ज्यादा है, और यूजुअली वो HNI, अल्ट्रा HNI के लिए रखा गया है। आप जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, रिटेल या फिर जो अपर रिटेल क्लास में जो आते हैं, वो म्यूचुअल फंड्स ऑप्ट कर सकते हैं या फिर गिफ्ट सिटी का रूट भी ऑप्ट कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली काफी सारे म्यूचुअल फंड्स एज ऑन डेट एडिशनल पैसा, लमसम पैसा ले नहीं रहे, क्योंकि जो सेबी का जो कैप है, $7 बिलियन का जो कैप है, वो पूरा का पूरा एग्जॉस्ट हो चुका है। सेबी ने अनफॉर्चुनेटली जो म्यूचुअल फंड का जो लिमिट है वो अनफॉर्चुनेटली इंक्रीज किया नहीं है। तो बहुत ही गिने चुने ऐसे म्यूचुअल फंड्स रहेंगे जो कि आपको डॉलर रूट यूएस मार्केट्स में अलाउ करेंगे, मेनली वाया SIP रूट। लमसम तो बहुत ही कम म्यूचुअल फंड्स रहेंगे, अगर लमसम रहेंगे भी तो भी उसमें एक लिमिट रहेगा। मगर ज्यादा करके निवेश आप गिफ्ट सिटी के थ्रू कर सकते हो। अराउंड 5,000 to 10,000 $US के स्टार्टिंग रेंज से आप गिफ्ट सिटी के थ्रू यूएस मार्केट्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मगर ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आप इक्विटी एज एन एसेट क्लास में आप निवेश कर रहे हो, तो आपको अगर लमसम कर रहे हो तो आपको वैल्यूएशंस को खास ध्यान में रखते हुए ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि एज वी स्पीक यूएस में वैल्यूएशंस आर वेरी एक्सपेंसिव, स्पेशली जो टेक कंपनीज है, मेगा टेक कंपनीज है, वैल्यूएशंस बहुत ही एक्सपेंसिव है। तो आपको थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा डॉलर्स में। बिल्कुल, तो डॉलर में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कई सारी स्ट्रैटेजीज हैं जिसको आपने अच्छे से रिव्यू करना ज़रूरी है। सर लास्ट में आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से हमने रुपये डिप्रिसिएशन को काफ़ी अच्छे से समझा आपके ज़रिए, अगर लंबे समय तक रुपये डिप्रिसिएशन देखने को मिलता है तो कितना असर आप निवेश पर पड़ता हुआ देखते हैं?
दीपाली जी, पहले तो इन्वेस्टर्स को खास ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो भी मैं बोल रहा हूँ, इट इज फ्रॉम अ डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसा नहीं है कि आप सारा का सारा पैसा या फिर 25, 30, 40% आप पैसा आप डॉलर रूट में डालिए। नो, आंसर इज अ नो। अराउंड 10 to 20% आप डाइवर्सिफिकेशन के तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। देखिए, जो मैंने समझाया कि डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है, आंसर इज अ यस। बट उसके साथ साथ मैं एक और बहुत इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट समझा देता हूँ कि रुपी भी स्ट्रेंथन हुआ है काफी सारे पॉकेट्स में ओवर द पास्ट 2 to 3 डेकेड्स। अगर मैं लास्ट डेकेड की बात करूं तो 2017 में रुपी काफी अच्छे से अप्रिशिएट हुआ, 2021 में भी अप्रिशिएट हुआ अगेंस्ट द यूएस डॉलर। और ओवर द पास्ट 30 इयर्स, अगर मैं 30 इयर्स का मैं डेटा मैं निकालता हूं, मैं S&P 500 का और निफ्टी 500 का, तो डॉलर टर्म्स में S&P 500 और निफ्टी 500 में मोटा मोटा कंप्लीटली सिमिलर रिटर्न्स दिया है। सो ये जो भी मैं बोल रहा हूं मैं, इट हैज टू बी टेकन फ्रॉम अ डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, जो करंट सिचुएशन है, ओवर 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 5, 10, 15 to 20 years, समवेयर अराउंड आप 3 to 5% का आप रुपी डिप्रिसिएशन एक्सपेक्ट कर सकते हो। मगर अगेन ये एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जाने वाला है। देयर विल बी मल्टीपल इयर्स, दीपाली जी, वेयर आई फील के अगेंस्ट द डॉलर अप्रिशिएट होगा। सो इसको एक डाइवर्सिफिकेशन के तरीके से लेना चाहिए गोइंग अहेड। ऑल राइट, तो जो भी सलाह आपको दी गई है ऋषभ की तरफ से, खास तौर पर डॉलर में किस तरह से निवेश करें, बेहतर यही रहेगा कि अगर आप अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं तो इन चॉइसेस को ऑप्ट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हमारे साथ कॉलर्स जुड़ना शुरू हो गए हैं। हमारे पहले कॉलर है मुंबई से कुलदीप पांडा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका योर मनी में। पूछे अपना सवाल। गुड इवनिंग। तो मेरा सवाल ये है कि मैं आज की तारीख में आई डू एन SIP। हेलो। यस सर, बताएं। जी, तो मेरी SIP जो है वो 1.1 लाख की चल रही है, जिसमें पराग पारक में 40,000 की SIP है, क्वांट स्मॉल कैप में 20,000 की है, क्वांट लार्ज कैप एंड मिड कैप में लार्ज एंड मिड कैप मिला के 20,000 की है, एंड SBI कॉन्ट्रा में 17,000 की SIP, और ICICI प्रू निफ्टी 50 में 3,000 की SIP है। तो मेरा सवाल ये था कि और टोटल जो है वैल्यू फंड की 58 लाख रुपीस है। तो मेरा सवाल ये था कि क्या मुझे इनमें से कुछ फंड्स को रिडीम करके एग्जिट या इन्हीं में ही बने रहना चाहिए। और साथ ऑल में राइट, जी बताएं। मेरा जो इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन है वो 5 to 7 इयर्स का है, एंड मुझे ये भी पूछना था कि क्या मुझे PMS का रूट अपनाना चाहिए या मुझे SIF करना चाहिए, ये सवाल था। ऑल राइट, तो कुलदीप जी ने अपने पोर्टफोलियो में किस तरह की चॉइसेस रखी हैं ये इन्होंने बताया। ऋषभ जिस तरह से मेंशन कर चुके हैं कि मंथली सिप इनकी 1.1 लाख की चल रही है, और अभी जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो 58 लाख तक पहुंच गई है। 5 से 7 साल का इनका नजरिया है। अलग अलग इन्होंने जो हमें अपने पोर्टफोलियो में बताया है, इसके अलावा हम देख रहे हैं इनका एक मुश्त निवेश भी है। अगर एक मुश्त निवेश की बात की जाए तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 20 लाख, कोटक महिंद्रा मिड कैप फंड में करीब करीब 7.5 लाख, और क्वांट स्मॉल कैप फंड में 6.5 लाख के आसपास, और साथ ही साथ क्वांट मल्टी एसेट फंड में 3 लाख, और क्वांट लार्ज एंड मिड कैप में भी 3.5 लाख से ज्यादा इन्होंने एक मुश्त निवेश किया हुआ है। और काफी इंटरेस्टिंग सवाल इनका ये रहा है, क्या SIF पे निवेश करना सही रहेगा या फिर ये PMS की तरफ जा सकते हैं? दीपाली जी, पहले तो देखिए, अगर आपका 5 या 6 साल का ही समय है तो फिर आपको मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, जो कि मैं आपके पोर्टफोलियो में देख रहा हूं मैं कि मिड कैप्स और स्मॉल कैप का एक्सपोजर काफी ले रखा है। अगर आप अराउंड 8 से 10 साल का टाइम होराइजन रखते हो तो आपको ये जो अभी जो करंटली जो पोर्टफोलियो आपने जो बताया मुझे, उसमें आप कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि SIP हर महीने जाता है, राइट? आप लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो। सो मेरे हिसाब से अगर स्टैगर्ड तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट करना है, 5 to 6 इयर्स का टाइम होराइजन है, तो फिर थोड़ा सा लार्ज कैप में टिल्टेड होना चाहिए, हाइब्रिड फंड्स में थोड़ा सा टिल्टेड होना चाहिए, डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स में टिल्टेड होना चाहिए। मैं प्योर इक्विटी पर्टिकुलरली टिल्टेड टुवर्ड्स मिड एंड स्मॉल कैप रिकमेंड नहीं करूंगा मैं।
अगर आप 8 to 10 years आप टाइम होराइजन रखते हो तो डेफिनेटली आप ये पोर्टफोलियो कंटिन्यू कर सकते हो। नंबर 2, मैं पोर्टफोलियो में देख रहा हूँ काफी सारे फंड्स सेम एएमसी से ले रखे हैं। मैं चाहूंगा कि हर एक एएमसी से सिर्फ एक ही फंड रखे टू अवॉइड अंडर परफॉर्मेंस रिस्क, क्योंकि क्वांट का जो एएमसी है मैंने जस्ट थोड़ा सा मैंने उसमें डिग इन किया था, तो उसमें काफी सारे ओवरलैप्स भी है। और अनफॉर्चुनेटली करंटली ओवर द पास्ट 6 months to 1 year क्वांट एज एन एएमसी अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू इट्स पीयर्स। सो मैं चाहूंगा, सी ओवरऑल क्वांट एज एन एएमसी बहुत अच्छा एएमसी है, मगर टू अवॉइड अंडर परफॉर्मेंस रिस्क मैं चाहूंगा कि आप हर एक म्यूचुअल फंड एक ही एएमसी से रखे, एक म्यूचुअल फंड एक एएमसी, एक पर्टिकुलर एएमसी में 2 या 3 म्यूचुअल फंड्स ना रखे। अभी मैं चाहूंगा कि अगर आप लंबा समय रख सकते हो, अराउंड 8 to 10 years का आप टाइम होराइजन रख सकते हो, तो मैं चाहूंगा कि पराग पर एक फ्लेक्सी कैप फंड जैसा है वैसा रखे। नंबर 2, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड जैसा है वैसा रखे। नंबर 3, कोटक मिड कैप फंड। और नंबर 4, क्वांट का स्मॉल कैप फंड। ये 4 फंड में आप 25% एलोकेशन ईच रखे तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा वेल बैलेंस्ड पोर्टफोलियो भी बन रहा है, वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन रहा है। आपको अच्छा एक्सपोजर लार्ज कैप में भी मिल रहा है, मिड कैप में भी मिल रहा है और स्मॉल कैप में भी मिल रहा है। सो आपको ये 8 to 10 years में बहुत अच्छी तरह से वेल्थ क्रिएट करके देगा। अगर मैं अज्यूम कर रहा हूँ 12% कंपाउंडिंग रिटर्न्स इन इक्विटी फॉर द नेक्स्ट 10 years, जो आपका 1 लाख का जो एसआईपी चल रहा है प्लस आपका 58 लाख का जो पोर्टफोलियो है, वो करीबन 4 करोड़ 12 लाख के आसपास आप कंफर्टेबली इकट्ठा कर पाओगे। ओके, अभी उन्होंने जो पर्टिकुलरली जो क्वेश्चन पूछा कि म्यूचुअल फंड में रहना चाहिए, एसआईएफ में रहना चाहिए या फिर पीएमएस में रहना चाहिए, मेरे हिसाब से आप रिटेल कैटेगरी में फॉल करते हो तो आप म्यूचुअल फंड के रूट को ही आप स्टिक करो, मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। क्योंकि देखिए एसआईएफ में आपको मिनिमम टिकट साइज इज 10 lakhs इन अ पर्टिकुलर फंड, और पीएमएस में मिनिमम टिकट साइज इज 50 lakhs, राइट। सो अगर आपका पोर्टफोलियो अगर करीबन 4-5 करोड़ का पोर्टफोलियो होता तो मैं डेफिनेटली मैं बोलता कि हाँ, आप थोड़ा बहुत पीएमएस में आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो या फिर आप एसआईएफ में भी डाइवर्सिफाई कर सकते हो। और एसआईएफ इज अ फेयरली न्यू कॉन्सेप्ट, अभी करीबन 6 महीने 1 साल ही हुआ है एसआईएफ का। सो मैं चाहूंगा कि एसआईएफ को थोड़ा सा और समय दे, थोड़ा सा, और आप देखिए कि किस तरीके से रिटर्न्स आ रहे हैं एसआईएफ में। एसआईएस आउट परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कौन से टाइम फ्रेम्स में आउट परफॉर्म कर रहा है, कौन से टाइम फ्रेम्स में अंडर परफॉर्म कर रहा है। सो मैं चाहूंगा कि एसआईएफ को करंटली थोड़ा सा होल्ड रखे, और पीएमएस इज मेनली मेंट फॉर एचएनआई, अल्ट्रा एचएनआई इन्वेस्टर्स। तो मैं चाहूंगा एटलीस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप म्यूचुअल फंड पे स्टिक करें, आपका बहुत अच्छी तरह से ओवर द नेक्स्ट 8 to 10 years वेल्थ क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे रुस्तम एक सवाल मैं पूछना चाह रही थी आपसे, जिस तरह से आपने बोला कि कुछ फिक्स कैटेगरी है जिसको ये रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम एसआईएफ की बात करें, हालांकि रिसेंट ही इसको हमने देखा है, लेकिन लोगों की रुचि इसमें काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर आप हमें संक्षिप्त में बता सके कि म्यूचुअल फंड, एसआईएफ और पीएमएस किसे निवेश के लिहाज से बेहतर मानना चाहिए और किसके लिए? देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हो तो आप म्यूचुअल फंड के रूट को ही आप पकड़ के रखें, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। इजी टू ट्रैक, इजी टू मॉनिटर। नंबर 2, एसआईएफ एक थोड़ा सा एक सफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट है, इट इज इन बिटवीन ऑफ म्यूचुअल फंड और पीएमएस के बीच का प्रोडक्ट आ जाता है, राइट। अगर आपके पास करीबन मान लीजिए कि 1 करोड़ 2 करोड़ का अगर कॉर्पस है तो आप एसआईएफ को आप ट्राई कर सकते हो। जो कि मैंने पहले भी कहा था, एसआईएफ एक बहुत ही न्यू कॉन्सेप्ट है, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा समय दे उसको पैन आउट करने के लिए कि किस तरीके से रिटर्न्स आ रहे हैं। क्योंकि मेजॉरिटी अभी एसआईएफ जो मैंने देखा है वो हाइब्रिड कैटेगरी में एएमसीज ने लॉन्च किए हैं, मतलब इक्विटी, फिक्स्ड इनकम और आर्बिट्राज के कैटेगरी में लॉन्च हुए हैं। मैं चाहूंगा थोड़ा सा समय दे। और पीएमएस एक हाई नेटवर्क इंडिविजुअल, अल्ट्रा हाई नेटवर्क इंडिविजुअल के लिए मेंट है। और मैं डेटा में देता हूं मैं, देखिए जब भी कोई फंड मैनेजर म्यूचुअल फंड में स्टॉक को खरीदता है, बेचता है, तो वो इन्वेस्टर को टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट एंटिटी है, राइट। मगर पीएमएस में अगर फंड मैनेजर खरीदता बेचता है तो इन्वेस्टर्स को डायरेक्टली टैक्स लगता है। तो इन्वेस्टर्स को जो फंड मैनेजर खरीदेगा बेचेगा उस पर भी टैक्स इंप्लीकेशन लगेगा, और जब भी फाइनल रिडेम्पशन करेगा उस पर भी टैक्स इंप्लीकेशन करेगा। ओके, और अनफॉर्चुनेटली
काफी सारे देखिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ पीएमएस खराब है, बट जो मैंने स्टडी किया है, काफी सारे पीएमएस मोटा मोटी म्यूचुअल फंड्स के लाइन में ही रिटर्न्स दे पा रहे हैं। काफी सारे ऐसे भी पीएमएस है जो कि म्यूचुअल फंड्स को बीट नहीं कर पा रहे। तो मैं चाहूंगा कि एटलीस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, उन्हें म्यूचुअल फंड का रूट ही अप्लाई करना चाहिए, म्यूचुअल फंड का रूट ही Alright. अपनाना चाहिए। अराउंड थोड़ा बहुत समझ है इन्वेस्टर्स को, 2 से 3 करोड़ का कॉर्पस है, तो आप SIF ट्राई कर सकते हो, बट ओवरऑल माय इंक्लिनेशन इज स्टिल टुवर्ड्स म्यूचुअल फंड्स। दीपाली जी। ऑल राइट, तो ऋषभ, यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटेंगे और दूसरे कॉलर्स के साथ जुड़ेंगे, उनके सवालों का जवाब भी आपसे लेंगे। तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का। मनी में और आज हमारे साथ ऋषभ देसाई मौजूद है, जो लगातार हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब दे रहे हैं। और अब हमारे साथ गुरुग्राम से रिंकू जुड़ गए हैं। रिंकू, बहुत बहुत स्वागत है आपका योर मनी में। बताएं क्या पूछना चाह रहे हैं। हेलो, या गुड इवनिंग मैम। मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ। हमारा क्वेरी था कि हम 36,000 हम मंथली SIP के थ्रू हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और 20 to 25,000 हम और इन्वेस्ट करना चाहते हैं मंथली। तो मेरा फर्स्ट क्वेरी था, क्या जो हमने वो इंडेक्स फंड मैंने आपको भेजे हैं, क्या उनमें से कौन सा इंडेक्स फंड हम ले सकते हैं? और साथ में क्या एक और स्मॉल कैप भी हम जोड़ सकते हैं, बंधन स्मॉल कैप और निपन स्मॉल कैप, जो हमारे पोर्टफोलियो को सूट करे और अच्छा रिटर्न दे? ऑल राइट, तो जिस तरह से रिंकू जी की पत्नी ने हमें ये जानकारी दी है कि अभी जो इनकी मंथली सिप चल रही है वो 36,000 की चल रही है और पोर्टफोलियो की वैल्यू 4 लाख तक पहुंच gई है, और ये टॉपअप करना चाहते हैं, अतिरिक्त निवेश भी करना चाहते हैं 20,000 रुपए तक का, और निवेश अवधि 15 साल की है। पोर्टफोलियो की डिटेल्स ऋषभ आपके पास पहुंच गई है। क्या इनका फंड सिलेक्शन सही है या फिर कुछ बदलाव की जरूरत है? दीपाली जी, उनका फंड सिलेक्शन बहुत ही बढ़िया है। पोर्टफोलियो इज वेरी वेल डाइवर्सिफाइड, बहुत अच्छे क्वालिटी फंड्स हैं। मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो में कोई चेंज की जरूरत नहीं है। देखिए, पोर्टफोलियो में 4 फंड्स है। पराग पर एक फ्लेक्सी कैप फंड, जो कि एक वैल्यू ओरिएंटेड फंड है। दूसरा है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। तीसरा है क्वांट स्मॉल कैप फंड। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और क्वांट स्मॉल कैप दोनों ग्रोथ और मोमेंटम ओरिएंटेड फंड्स है, और SBI कॉन्ट्रा फंड एक कॉन्ट्रा ओरिएंटेड फंड है। तो इसमें आपको अलग अलग स्टाइल डाइवर्सिफिकेशन भी मिल गया, आपको वैल्यू, ग्रोथ, मोमेंटम, कॉन्ट्रा, आपको एक स्टाइल डाइवर्सिफिकेशन भी मिल गया, और अलग अलग मार्केट कैपिटलाइजेशन का भी आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल गया। क्योंकि जो पराग पर एक फ्लेक्सी कैप है विच इज टिल्टेड टुवर्ड्स लार्ज कैप, तो उसको लार्ज कैप डाइवर्सिफिकेशन अच्छे से मिल गया, और आपको मिड एंड स्मॉल कैप का भी अच्छे से एक्सपोजर मिल गया। मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, कोई एडिशनल फंड्स इंक्लूड करने की भी जरूरत नहीं है। मोमेंटम फंड्स को भी टच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोमेंटम स्ट्रैटेजी ऑलरेडी पोर्टफोलियो में मेंशन्ड है, ऑलरेडी पोर्टफोलियो में फैक्टर इन है। अगर मैं देखिए अज्यूम कर रहा हूँ 12% कंपाउंडिंग रिटर्न्स फॉर द नेक्स्ट 15 इयर्स, जो कि उन्होंने कहा कि ओवरऑल 56,000 रुपीज की SIP वो कर सकते हैं ऑल इन ऑल, वो करीबन 2.82 लाख के आसपास वो 15 साल के बाद इकट्ठा कर पाएंगे। सो जो भी एडिशनल पैसा भी इन्वेस्टमेंट करना है, ये 4 फंड्स में इक्वल प्रोपोर्शन में आप इन्वेस्टमेंट करें, मेरे हिसाब से यू विल बी वेरी वेल सॉर्ट। ऑल राइट, चलिए बढ़ते आगे। अब हमारे साथ आशीष गुप्ता सिक्किम से जुड़ गए हैं। आशीष जी, स्वागत है आपका योर मनी में। पूछिए अपना सवाल। हाँ, नमस्कार। अच्छा, मैंने 60,000 का SIP कर रखा है और 10,000 ईच है। कोटक मिड कैप फंड है, क्वांट स्मॉल कैप है, पराग पारिक, SBI कॉन्ट्रा, निपोन इंडिया, ICICI प्रूडेंशियल लार्ज, और मेरा 13 साल में रिटायरमेंट है। और मैं चाहता हूँ कि कम से कम मतलब 4-5 करोड़ तो मतलब कॉर्पस इकट्ठा हो मेरे 13 साल के बाद। मेरा 47 ईयर्स एज है। ऑल राइट, तो मंथली सिप पे कर रहे हैं? बिल्कुल सर, 60,000 की मंथली सिप पे कर रहे हैं। पोर्टफोलियो की वैल्यू अभी 3,40,000 के करीब है। 13 साल का इनका नजरिया है और ये सालाना स्टेप अप कर सकते हैं 10% का। और इन्होंने जिस तरह से कहा कि 13 साल बाद ये चाहते हैं 3 से 4 CR का कॉर्पस रिटायर हो रहे हैं तब ये, तो क्या आपकी तरफ से इनको सलाह रहेगी ऋषभ? दीपाली जी, पहले तो उनके पोर्टफोलियो पे आ जाता हूँ।
ओवरऑल देखिए पोर्टफोलियो में तो बहुत ही अच्छे क्वालिटी फंड्स है। फ्रॉम फ्रॉम अ फंड सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू कोई दिक्कत मुझे नजर नहीं आ रही है, मगर मैं 3 चेंजेस में मैं रिकमेंड करना चाहूंगा। नंबर 1, पोर्टफोलियो में 2 स्मॉल कैप फंड है, सो 2 स्मॉल कैप फंड की कोई जरूरत नहीं है। 2 स्मॉल कैप से की जगह एक ही स्मॉल कैप फंड आप रखे, दिस इज नंबर 1। नंबर 2, जो दूसरा स्मॉल कैप फंड है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, उसको स्विच करके आप निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड में आप निवेश करें, तो आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का भी बहुत 25% ईच आपको बहुत अच्छे से आपको एक्सपोजर मिल जाएगा। एंड नंबर 3, जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड है, अगेन अच्छा फंड है, बुरा फंड नहीं है, मगर क्योंकि लंबा समय है तो मैं चाहूंगा कि उसको स्विच करके आईसीआईसीआई का ही फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश करें, क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड भी अराउंड 65-70% इज टिल्टेड टुवर्ड्स लार्ज कैप, तो उसमें आपको अच्छे से लार्ज कैप एक्सपोजर भी मिल जाएगा। सो ऑल इन ऑल पुट टुगेदर एक स्मॉल कैप फंड रखे, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को रिप्लेस करके निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड में निवेश करें, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड को स्विच करके आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश करें, तो ओवरऑल आपको लार्ज कैप का भी अच्छे से एक्सपोजर मिल जाएगा, मिड कैप का भी मिल जाएगा और स्मॉल कैप का भी एक्सपोजर मिल जाएगा। अभी उनका जो लक्ष्य है करीबन 4 या 5 करोड़ उन्होंने जो क्लियरली बोला है कि आफ्टर 13 इयर्स उन्हें चाहिए। देखिए मैं अज्यूम कर रहा हूँ 12% कंपाउंडिंग रिटर्न्स इन इक्विटी फॉर द नेक्स्ट 13 इयर्स। जो उनका 60,000 का एसआईपी चल रहा है वो करीबन 2 करोड़ 25 लाख वो इकट्ठा कर पा रहे। अनफॉर्चुनेटली वो 4 या 5 करोड़ 13 साल के बाद इकट्ठा नहीं कर पा रहे। अगर उन्हें 4 या 5 करोड़ रुपया इकट्ठा करना है तो उन्हें अराउंड 15 to 20% का एनुअल एसआईपी टॉपअप करना पड़ेगा। मैंने एक छोटा सा कैलकुलेशन करके रखा है। देखिए अगर आप 10% का एनुअल टॉपअप करते हो तो करीबन आपको 3 करोड़ 34 लाख आप इकट्ठा कर पा रहे हो, मगर आपको 4 या 5 करोड़ इकट्ठा करना है तो 15 to 20% का एनुअल एसआईपी टॉपअप करना पड़ेगा। जी जी, तो वक्त यहीं पर ही खत्म हो रहा है। ऋषभ, थैंक यू सो मच शो में आने के लिए, साथ ही साथ हमारे व्यूवर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आपसे इजाजत लेंगे और जाते जाते आपको दिखाते हैं ऋषभ के टॉप 4 फंड्स।